आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आज की इस वीडियो में एथिक्स लेक्चर सीरीज़ में, जो कि फ़िलॉसफी का पोर्शन हमारा चल रहा था। इसमें देखेंगे वेस्टर्न फ़िलॉसफी। इंडियन फ़िलॉसफी पूरी हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे विज़िट करके प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। नहीं भी देखिए तो आज की वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग यहीं से जोड़ सकते हैं। वेस्टर्न फ़िलॉसफी की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट जो फिलोसफर्स और थिंकर्स हैं वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे। फिलोसफी की क्लास नहीं है ये, एथिक्स की क्लास है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले ही जो फिलोसफी का जब पोर्शन शुरू हुआ था तो आपको बताया गया था कि वेस्टर्न फिलोसफी प्रॉपर एक डिसिप्लिन के तौर पे डेवलप की गई। उसके लिए लोग थे, किताबें स्पेशली लिखी गई थी, लेकिन भारतीय दर्शन ऐसा नहीं था। लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी उसके अपोजिट थे। तो अलग अलग यहाँ पे लोग दिखाई देंगे, अलग अलग जो है डिसिप्लिन के दिखाई देंगे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी फ़िलासफ़ीज़ रखी, और उसके बेसिस पे हम लोग वेस्टर्न फ़िलासफ़ी को अलग अलग युग में या एजेस में डिवाइड करते हैं। पहली जो शुरुआत मानी जाती है वो क्लासिकल एज से मानी जाती है कि सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल ने एक प्रॉपर फ़िलासफ़ी देने की शुरुआत की। लेकिन उससे पहले सोफिस्ट होते थे ग्रीस में। शुरुआत तो सारी वहीं से हुई थी, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर और ग्रीक थिंकर्स ही रहते थे। तो उससे पहले भी कुछ लोग थे जिन्होंने नेचर की बातें की थी, दुनिया कैसे बनी, ये अस्तित्व जो बेसिकली है, इन सब की बातें की थी, मेटाफिजिक्स की बेसिकली बातें की थी। तो इसलिए उस एज को बोला जाता है प्री सोक्रेटिक एज या फिर एंशियंट ग्रीक एज, जो कि मेन फिलोसफर जो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल थे, जो ये मेन थिंकर्स हैं, इनसे पहले का एक युग था। तो थोड़ा बहुत तो इस युग के बारे में भी देखेंगे जो प्री सोक्रेटिक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी कह रहे हैं, ईसा पूर्व तक था, जिसमें थेल्स था, हेराक्लिटस था, पाइथागोरस था, डेमोक्रिटस था, और भी कुछ लोग थे जो कि हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है आपका 5वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक, जो है क्लासिकल एज। इसमें सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल को देखेंगे, जिन्होंने मेनली वर्च्यूज़ की बात की थी। सबका डिटेल देखेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फिर है हेलेनिस्टिक एज, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक। इन्होंने बेसिकली एक तरीके से हैप्पीनेस की बातें की, और जो खुशी, कैसे इंसान खुश रहे, कैसे प्लेजर क्या है, और वर्च्यूज़ की भी बेसिकली बात की। ले दे के पुरानी फ़िलासफ़ी और अपनी नई फ़िलासफ़ी से मिला के एक नई जो है नया दौर आया, इसको भी देखेंगे। और फिर आता है आपका मिडिवल एज। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से धार्मिक चीज़ों पे फोकस किया गया था। क्रिश्चियन जो थियोलॉजी थी उस पर फोकस किया गया था। तो जो तर्क और बाकी चीज़ें हैं ना, साइंटिफिक जो एनलाइटनमेंट होना चाहिए, वो इस दौर में नहीं दिखाई देता। और फिर फाइनली थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं और एनलाइटनमेंट का दौर आता है, और ह्यूमनिज़म की बात होती है, यूनिवर्सलिज्म की बात होती है, लॉजिक की बात होती है, रीज़न की बात होती है, जिसमें आपके डेस्कार्ट हैं, लॉक हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं। इसके अलावा इमैनुअल कांट एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, और इसमें कुछ चीज़ें हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये सब क्या तर्क की बातें करते हैं, यूनिवर्सलिज्म की बातें करते हैं, लॉजिक के बेस पे अपनी फ़िलासफ़ी देने की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। और फिर लास्ट में है आपके मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आज तक जो दौर चला रहा है, इसमें कुछ बातें हैं तो वो भी देखेंगे। अगर अप्रोचेस की बात की जाए तो कुछ ले दे के 3-4 अप्रोचेज़ हैं पूरी इस वेस्टर्न फिलोसफी को लेके। एक तो है वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स का मतलब क्या है कि ये बेसिकली वर्च्यू पे फोकस करते हैं और उसी वर्च्यू से ज़िंदगी सेटल। जैसे कि जो सोक्रेटेरियन एज है, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, इन सब ने वर्च्यू की बात की, और एक ही वर्च्यू से सारी जो है ज़िंदगी सेटल हो गई। जैसे कि प्लेटो ने बोला विजडम, ज्ञान है, विजडम है, सब कुछ आ गया और सब सेटल हो जाएगा। मतलब कुछ जो है दिक्कत बचेगी ही नहीं ज़िंदगी में, तो सब कुछ वर्च्यू पे बेस्ड है। इसी तरीके से एरिस्टोटल ने 4 वर्च्यूज़ की बात की, सब कुछ वर्च्यू पे बेस्ड है। वहीं दूसरा अप्रोच क्या है, डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी कहते हैं कि जो भी मोरल ड्यूटीज़ हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बता दिए गए हैं, वही इंसान करेगा तो ही सुख रहेगा ज़िंदगी में। वही ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी, इंसान को उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। जो बात बता दी गई है वही सही है, वही जो रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए वही सब कुछ हैं। जैसे कि झूठ बोलना गलत है तो गलत है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और एक है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, इसी को बोलते हैं टेलियोलॉजी। ये कॉन्सिक्वेंस पे यकीन रखता है। कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशन अगर ठीक है, जो बना दिए, लेकिन अगर उस रूल रेगुलेशन से किसी को तकलीफ हो रही है तो फिर हम नहीं मानेंगे। हाँ, प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है तो मानेंगे।
तो ये बेसिकली फोकस करता है कॉन्सिक्वेंस पे, परिणाम पे। इसमें कई सारी ब्रांचेज हैं, इगोइज्म है, हिडोनिज्म है जो कि उसी से कनेक्टेड है, यूटिलिटेरियनिज्म है, इवोल्यूशनिज्म है, परफेक्शनिज्म है, ये सब उसी का हिस्सा हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लेजर पे फोकस करते हैं। कोई गलत रूल भी मान लीजिए है, 10 लोग यहाँ पे खड़े हैं और उस गलत रूल से उसमें से 9 लोगों को खुशी मिल रही है और एक बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी कहेगा कि नहीं ये गलत है, तुम नहीं मानेंगे, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, क्योंकि 9 लोगों को खुशी मिल रही है वो मायने रखता है। एक लोग को अगर दुख मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, 9 तो खुश है ना, तो 9 को दुखी करने से अच्छा है कि एक को दुखी छोड़ दें। क्या है ये, परिणाम पे बात करता है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स यानी कि अस्तित्व से कनेक्टेड है ये, तो इसमें बहुत खास नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे भी नहीं। इसके अलावा है कॉन्ट्रैक्ट की बातें जो करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट से चीज़ें चल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट से ये पूरा समाज चल रहा है। इसमें थॉमस हॉब्स हैं, जॉन रॉल्स हैं, इसके बारे में पॉलिटिकल फिलॉसफी है, देखने की कोशिश करेंगे। और मेटाफिजिक्स है जैसे कि जी मोर, इसके बारे में मेटाफिजिक्स के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ये बेसिकली एनालिसिस पे बिलीव करता है कि जो चीज़ है उसका क्या अपना एक वजूद है। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि सच बोलना एक अच्छी बात है, तो इसका एनालिसिस करेंगे ना, कैसे सच बोलना अच्छी बात है, कौन बोला कि सच बोलना अच्छी बात है, किस हद तक सच बोलना अच्छी बात है, ये सब जो चीज़ें हैं उसका एनालिसिस करता है। सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुरा कैसे बुरा है, अच्छा कैसे अच्छा है, इन सब का एनालिसिस किस में हो रहा है, मेटाफिजिक्स में हो रहा है। तो ये पूरा एक आपका ओवरव्यू था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन जो पहला युग था आपका प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स जो थे, एंशिएंट ग्रीक एज जो थी, या फिर इसी को सोफिस्ट फिलोसफी भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत करेंगे जो सोक्रेटिस से पहले थे। सोफिस्ट का मतलब क्या होता है, सोफिस्ट उस टाइम पे ग्रीस में टीचर्स को बोला जाता था, या वो लोग जो बहुत ज्ञानी हैं। तो ये घूम घूम के लोगों को ज्ञान देते थे और कन्विंस करते थे अपनी बात से किसी भी तरीके से। जो मेनली इनका जो तरीका होता था, प्रोसेस होता था ज्ञान देने का, समझाने का, वो परसुएशन होता था कि जो बात है वो है, और वो उसी को परसुएड कर देते, सामने वाला उसमें आ जाए, और उसके लिए चार्ज भी करते थे ज्ञान देने के लिए। तो ये बेसिकली सोफिस्ट होते थे। ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में किसने सोफिस्ट ग्रीस से जो है मांगने की बात की थी, मांगा था, लेकिन वहाँ के लोगों ने सोफिस्ट भारत नहीं भेजा था, बोला कि ये ग्रीक परंपरा के विरुद्ध है, आप लोग उस शासक का नाम बताइएगा। तो बहरहाल इसमें जो पहले हैं वो है थेल्स ऑफ मिलेटस, हिंदी में बोलते हैं माइलिटस, माइलिटस के थेल्स। ये 624 ईसा पूर्व से लेके 546 ईसा पूर्व के बीच में रहे। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, इसमें आगे पीछे होता रहता है। इनका जो बिलीव था वो मोनिज्म में था कि जो भी दुनिया में आप देख रहे हैं, जो भी अस्तित्व आप देख रहे हैं दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में, वो एक ही चीज़ से बना है, और वो चीज़ क्या है आपका, वाटर, पानी से सारी चीज़ बनी हुई है। और इसी तरीके से नेचुरल फिनोमिना से इन्होंने एथिक्स को भी डिफाइन करने की कोशिश की। हर चीज़ का कनेक्शन जो है नेचुरल दिया, एक तरीके से नेचुरल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ में दिया। माइथोलॉजी और अंधविश्वास इन सब चीज़ों का उन्होंने प्रमोशन नहीं किया था, रेशनल तरीके से इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और न इसका आपसे कनेक्शन है। इसके अलावा पाइथागोरस है 570 से लेकर 495 ईसा पूर्व। पाइथागोरस के बारे में आपको पता है, जियोमेट्री में इनका आपको योगदान दिखाई देता है। तो इन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन, प्योरिटी और वर्चुअस लाइफ पे फोकस कैसे किया जाए इस पे जोर दिया था। इसके अलावा ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स, पुनर्जन्म में विश्वास, इसको लेके भी इन्होंने अपनी बातें रखी थी। अगले हैं आपके प्रोटागोरस, 490 ईसा पूर्व से लेके 420 ईसा पूर्व में रहे। इनका मानना था कि मैन इज़ द मेजर्स ऑफ ऑल थिंग्स। ये जो है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग का मतलब क्या है कि हर चीज़ में सबसे ऊपर क्या है आपका, इंसान ही है। ये थोड़ा सा फिलॉसफी इंटरेस्टिंग है, ऊपर की दो तो ठीक है कि कुछ खास जो है एथिकल वे में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें दिखाई देगा। इन्होंने कहा कि हर चीज़ इंसान ही है, इंसान को आप केंद्र में रखिए, उसके बाद आजू बाजू की चीज़ें जो देखना है आप देखिए। अगर इंसान को ज़रूरत है जंगल काटने की, तो इंसान को ज़रूरत है तो इसलिए वो काटेगा, उससे कितना नुकसान हो रहा है नहीं मायने रखता। इंसान की ज़रूरत है, अगर वो किसी चीज़ से उसको खुशी मिल रही है तो वो करेगा, उससे किसी को तकलीफ़ मिल रही है तो वो उससे मतलब नहीं है। तो इंसान जो है खुद को, अपने आप को वो बीच में रखे, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी उसके लिए। ये हाईली रिलेटिव और हाईली सब्जेक्टिव फिलॉसफी इनकी रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने वही बात बोली कि हर चीज़ इंसान के पर्सपेक्टिव से ही देखना चाहिए।
मोरालिटी क्या है वो भी इंसान के पर्सपेक्टिव से ही देखें। अगर कोई इंसान, पूरा समाज अगर गलत काम करके अगर खुश है तो वो ठीक है, वो मोरल ही है, इमोरल नहीं है, क्योंकि इंसान को केंद्र में रखना है और इंसान ही खुश है तो मोरालिटी से क्या ही मतलब है। अगर वो खुश है तो इसका मतलब वो अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके की इन्होंने बात की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रेपिस्ट जो है, या मान लीजिए ऐसा समाज है जहाँ पे वैसे ही चोर उचक्के हैं, अगर उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो वो फिर सही है, क्योंकि वो तो अपने आप को केंद्र में रख रहे हैं। एक सैडिस्ट है जो दूसरों को तकलीफ दे के खुशी महसूस कर रहा है, दूसरों को परेशान करके खुशी महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब उसको खुशी मिले, वो अपने आप को केंद्र में रख रहा है ना, तो बाकी जो जिसको तकलीफ मिल रही है उससे कोई मतलब ही नहीं। तो ये फिलॉसफी क्या है, बहुत जो है इलॉजिकल कुछ लोगों को लगी, तो इसका बहुत मैक्सिमम सभी लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था। इसके अलावा गोर्गियास हैं 485 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व में। इनकी जो फिलॉसफी रही वो थी स्केप्टिसिज्म पे बेस्ड थी, हर चीज़ जो है संदेह पे बेस्ड थी। साइनिज्म आपको पता होगा, या साइनिक जो लोग होते हैं संदेह करते हैं हर चीज़ पे, कहते हैं कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा है ना वही है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। परसेप्शन जो आपको हो रहा है वही सब कुछ है, उसके अलावा जो कुछ आपको नहीं दिख रहा, जिसका आपको आभास नहीं हो रहा, वो कुछ अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, इस फिलॉसफी को भी लोगों ने सही नहीं माना। और फिलॉसफी को देखिए सही नहीं मानने का यहाँ पे रीज़न भी हम एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जैसे कुछ नहीं दिख रहा है अगर आपको, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं, और कुछ है नहीं तो आप कुछ जान नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे तो आप लोगों को कुछ पहुंचा नहीं पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे, कुछ बता नहीं पाएंगे तो दुनिया चलेगी कैसे, तो सब तो खत्म ही हो गया ना, बचा ही क्या। तो इसलिए इस फिलॉसफी को इलॉजिकल माना जाता है कि कुछ बचा ही क्या है, कुछ है ही नहीं। अगले जो इंपॉर्टेंट है वो है थ्रेसिमैकस 459 से लेके 400 ईसा पूर्व के बीच में। इन्होंने कहा माइट मेक्स राइट, जिसके पास शक्ति है वही सही है, जस्टिस या न्याय उन्हीं के हाथ में है जो स्ट्रांग है, जिसके पास पावर है वही सही कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पावर है वही रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, और रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो वो हित के हिसाब से बनाएंगे। ये अलग बात है कि वो अपना ही हित देखेंगे। तो इन्होंने बेसिकली न्याय को समेट दिया पावरफुल लोगों तक कि जो पावरफुल हैं वही सब कुछ हैं, वही न्याय कर सकते हैं, वही रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, जिसके पास पावर है वही सब कुछ है। और जो पावर में है, मान लीजिए तानाशाह एक है, तानाशाह अपनी तानाशाही के लिए लोगों को परेशान भी करता है ना, रूल रेगुलेशन भी वैसे ही बनाएगा, तो वो रूल रेगुलेशन भी क्या है, जस्टिफाइड है। तो ये इनकी फिलॉसफी थी। तो बेसिकली ये सब शुरुआती थे और इन्होंने फिलॉसफी का एक ग्राउंड वर्क पूरा तैयार कर दिया था। हालांकि प्रॉपर वे में फिलॉसफी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि सबका अपना अपना एक कमी है, सब ने अपने अपने वे में समवॉट इलॉजिकल कुछ बातें भी कही हैं। तो फाइनली फिर ये दौर लेकर चलता है एक बेहतर फिलोसफिकल दौर में, और वो फिलोसफिकल दौर शुरू होता है आपका सोक्रेटिस से, या हिंदी में बोलते हैं सुकरात। तो इनके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।